Hello everyone, so this is Sakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 chapter number 3 of civics, that is electoral politics. So in this chapter we are going to study about the politics, means about the elections. So let's start from why elections. So what is the need for elections, मतलब elections की ज़रूरत क्या है. Then इधर एक स्टोरी दी गई है, तो आप चाहे तो रीड कर सकते हो, नहीं तो you can leave also. Assembly elections in Haryana. Then we'll start from here. This newspaper report is about the state assembly elections in Haryana in 1987. जो ऊपर रिपोर्ट दी गई है वो न्यूज़पेपर किस चीज़ की, वो रिपोर्ट वो जो मतलब हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे कब, in 1987. The state has been ruled by a Congress party led government since 1982. मतलब ये स्टेट को कब तक किसने रूल किया था, कांग्रेस पार्टी ने. और 1982 से 1987 तक कौन रूल करते आ रही थी, कांग्रेस पार्टी. चौधरी देवीलाल देन इन अपोजिशन लीडर, तो कांग्रेस के अपोजिशन में कौन था, चौधरी देवीलाल. लेट अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, तो चौधरी देवीलाल ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था न्याय युद्ध. न्याय मतलब स्ट्रगल और युद्ध मतलब लड़ाई वगैरह. तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय जस्टिस युद्ध स्ट्रगल, उल्टा बताया मैंने. ओके, सो न्याय युद्ध मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड फॉर्म द न्यू पार्टी, और ये न्याय युद्ध तो मूवमेंट थी और उन्होंने कौन सी नई पार्टी फॉर्म की, वो थी लोकदल. दिस पार्टी जॉइंट अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. मतलब उस पार्टी ने, मतलब जो चौधरी देवीलाल था उसने क्या किया, अपने साथ और भी पार्टीज ले ली ताकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट पावरफुल हो जाए. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन his government would waive the loans of farmers and small businessmen. मतलब चौधरी देवीलाल ने प्रॉमिस किया अगर उसकी पार्टी जीत जाती है इलेक्शन तो क्या करेगा, गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स. जो चौधरी देवीलाल की जो गवर्नमेंट रहेगी वो फार्मर्स के लोन को मतलब आधा माफ़ कर देगी. एंड और मतलब सिर्फ फार्मर्स के नहीं बल्कि स्मॉल बिजनेसमैन की भी. ही प्रॉमिस दैट हिज दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. उसने प्रॉमिस किया कि ये उसका पहला एक्शन रहेगा जब उसकी गवर्नमेंट बनेगी. तो नेक्स्ट, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. मतलब जो लोग थे वो मतलब बहुत एकदम अनहैप्पी थे. जो मतलब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब लोग खुश नहीं थे. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, इसलिए लोग क्या किसके साथ अट्रैक्ट हो गए, देवीलाल ने जो प्रॉमिस किए थे. देन सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंग इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज. मतलब जब इलेक्शंस हुए थे तो उन्होंने मतलब दे वोटेड ओवरवेलमिंग फेवर ऑफ लोकदल, तो सबने लोकदल को ही वोट किया. लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 out of 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. तो 90 सीट्स में से कितनी लोकदल को मिली, 76 सीट्स मिली. Then Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. अभी लोकदल ने 60 से भी ज़्यादा सीट्स पार कर ली, तब मेजॉरिटी किसकी बन गई, लोकदल की. Then the Congress could win only 5 seats. तो कांग्रेस ने कितनी सीट्स विन की, only 5. Then once the elections results were announced, एक बार जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए, the sitting chief minister resigned. जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस किए जो सीएम था, ठीक है, तो उसने भी रिजाइन दे दिया. Then the newly elected members of Legislative Assembly MLAs of Lokdal choose Devilal as their leader. मतलब जो MLA थे उस टाइम, जो नए इलेक्टेड MLA थे वो भी किसके थे, लोकदल के. देन तो वो लोकदल के जो MLA थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको लीडर चूज किया, देवीलाल को. देन द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. मतलब जो तब का गवर्नर था उसने भी रिक्वेस्ट किया देवीलाल को कि आप यहाँ के CM बन जाओ. 3 days after the elections result were declared he became the CM. तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट बता दिए गए, उसके 3 दिन बाद ही देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गया. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agriculture laborers and small businessmen. तो जो चौधरी देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि वो फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन्स क्या वेव करवा देगा. तो उसने सबसे पहला काम यही किया.
His party ruled the state for 4 years. तो उसकी पार्टी ने कितने साल रूल किया? 4 years किया. Then the next elections were held in 1991. तो उसके बाद मतलब 4 साल रूल किया. उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए 1991 में. बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट. इस बार उसकी पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं मिला. देन द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. तो फिर से किसने रूल किया? फिर से कांग्रेस बन गई. देन तो ये स्टोरी थी जिसमें बताया कि मतलब कौन सी पहले कांग्रेस बनी, फिर किसने ज़्यादा सपोर्ट गेन किया. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. अभी इलेक्शंस की हमें ज़रूरत क्या है? See, elections takes place regularly in any democracy. मतलब elections हर democracy में ज़रूरी है. There are more than 100 countries in the world in which elections takes place to choose people representative. मतलब 100 से भी ज़्यादा countries है जिन country में elections होते हैं. और elections भी कैसे होते हैं? जब लोग अपने representative को choose करते हैं. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्शंस बहुत सारी कंट्री में होते हैं और उन कंट्रीज में भी होते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होती है. बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? अभी हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. अगर आप सोच के भी देखते हो कि बिना इलेक्शंस के मतलब डेमोक्रेसी कैसी होगी? अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन. अभी इलेक्शंस के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी क्यों चूज करते हैं? अगर सारे लोग मतलब पूरी दुनिया के लोग दुनिया तो नहीं कंट्री मान के चलो, इंडिया कंट्री, अगर इंडिया के सारे लोग एक ही जगह आते हैं, मतलब एक ही जगह बैठते हैं सारे के सारे लोग और एक ही टाइम पे बैठते हैं, तो फिर वो डिसीजन फिर एक ही टाइम पे बैठ के एक ही जगह बैठ के क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? But as we have already seen in chapter 1, जैसे हम chapter 1 में देख लिया है, this is not possible in any large community. ये तो बिल्कुल ही possible नहीं होगा. अब क्यों possible नहीं होगा? Nor is it possible for everyone to have the time. सबके पास तो सेम टाइम नहीं होगा, ना ही वो सेम नॉलेज होगी ताकि वो डिसीजन ले सके इन मैटर्स पे. Therefore in most democracies people rule their रिप्रेजेंटेटिव. इसलिए जो लोग क्या करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. Is there a democratic way of selecting representative without election? के दूसरा वे है हम बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके? I don't think so. Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. मतलब हम एक ऐसी जगह का सोचते हैं जहाँ पे सिर्फ एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं, या फिर where they are chosen on the basis of education or knowledge. या फिर सिर्फ एक तो एज और एक्सपीरियंस का और दूसरा क्या है, सिर्फ उनके एजुकेशन और नॉलेज पे. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गई चूज करने में कौन सा एक्सपीरियंस्ड और किसके पास ज़्यादा नॉलेज है. But let us say the people can resolve these difficulties. But जो लोग हैं वो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. Clearly such a place does not require election. तो ऐसी जगह पे इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Then but can we call this place democracy? क्या हम इस चीज़ को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस तो हो नहीं रहे, इनडायरेक्ट वे में चूज किया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स को. हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? अब हम ये कैसे पता चले कि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद आए कि नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जिसको हमने चूज किया है वो हम मतलब अकॉर्डिंग टू पीपल विश काम करेंगे? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? अगर लोगों को नहीं पसंद कि फिर भी रिप्रेजेंटेटिव रह सकते हैं. Then this require a mechanism by which people can choose a representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called elections. अभी ये इलेक्शंस की डेफिनेशन, इलेक्शन क्या होता है? देन ये एक मैकेनिज्म मतलब एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब टाइम टू टाइम आफ्टर 5 years. तो ऐसे ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और चाहे तो वो
रिप्रेजेंटेटिव को हटा भी सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शंस। देन देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल्स इन आवर टाइम्स। तो इसलिए इलेक्शंस क्या इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कोई भी डेमोक्रेसी में। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक सम चॉइसेस, मेक मेनी चॉइसेस। अभी इलेक्शन में जो मतलब जो वोट देते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनकी भी कुछ चॉइसेस हैं। ये दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन उनके लिए डिसीजंस लेगा। Then third, they can choose a party whose policies will guide the government in law making. वो पार्टी चूज कर सकते हैं जो उनके लिए मतलब जो उनकी गवर्नमेंट को गाइड करेगी या फिर नई नई पॉलिसीज देगी। देन नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। मतलब इलेक्शन को कौन सी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बनाती है। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। इलेक्शन तो बहुत सारे तरीकों में हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो इलेक्शन होल्ड करती हैं। देन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। बट जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है मतलब जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है उनके यहाँ भी तो इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। अभी हम कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे उनके बीच में हम लोग डिफरेंस ला सकते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस ब्रीफली इन चैप्टर 1। हमने थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में पढ़ा था इसके बारे में। वी डिस्कस मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। मतलब हमने मतलब चैप्टर 1 में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे कि कहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बट दे कांट रियली कॉल्ड बी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं बट उनको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं बोलेंगे। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अभी हमने क्या पढ़ा वो भी साथ में हम रिकॉल करेंगे और हम लोग वो कंडीशंस भी पढ़ेंगे मतलब जिस बेसिस पे हम वो उसको मतलब वो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। अभी फर्स्ट है हमारा एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। अभी सबको मतलब ये राइट होना चाहिए कि वो चूज कर सके। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो सबको एक वोट होनी चाहिए और एक जैसे सब एक एक वोट देंगे तो सब वोट को इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट है सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। जैसे यहाँ पे थोड़े कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों को चूज किसको करना चाहिए, मतलब और चॉइसेस होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। मतलब सिर्फ जैसे एक ही पार्टी नहीं होनी चाहिए कि बार बार हम उसी को ही वोट दें। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज होनी चाहिए, मतलब चॉइसेस होनी चाहिए कि किसे वोट दें हम। फिर अभी थर्ड है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब टाइम टू टाइम चॉइस मिलनी चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। मतलब कुछ साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब लोगों ने जिस कैंडिडेट को मतलब ज़्यादा वोट दिए तो वो तो इलेक्ट होना ही चाहिए। Then fifth, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. तो एकदम अच्छे से फ्री एकदम ऑनेस्टी के साथ इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए ताकि लोग जिसे चाहे वो उसे चूज कर सकें। Then these might look like very simple and easy condition. ये सुनते तो ऐसा लगता है एकदम easy तो आराम से हो जाएगी, but there are many countries where these are not fulfilled. तो ऐसे बहुत सारे countries जहाँ पे ये conditions fulfill नहीं की जाती हैं। In this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. मतलब इस chapter हम ये conditions देखेंगे भी और ये elections में apply भी करेंगे हम अपनी खुद की country में भी, ताकि हम इस elections को क्या कह सके, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकें। The next is it good to have political competitions? क्या ये अच्छा है कि हमारी कंट्री में political competitions हो? Let us see. Then elections are thus all about political competition. फिर तो elections तो political competition से हो जाएंगे। Then this competition takes various forms. तो अगर ये competition बना तो इस competition की बहुत सारे दूसरे various forms होंगे, अलग अलग form होंगे। The most obvious form is a competition among political parties. जो सबसे ज़्यादा obvious form कौन सा रहेगा, जो competition जो parties एक साथ करें competition।
So then at the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. भी competition होगा तो एक दूसरे candidates के बीच में भी होगा. If there is no competition, elections will become pointless. अगर कोई competition नहीं होगा फिर तो election pointless होंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा elections का. बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स? कहीं अच्छा है कि कॉम्पिटिशन्स हो भी इनके बीच में. देन क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डिमेरिट्स. अब इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, डिमेरिट्स मतलब इसको नुकसान भी बहुत सारे होंगे. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. मतलब एक दूसरे के बीच झगड़ा होने लगेगा. ठीक है, डिसयूनिटी होगी, मतलब एकता नहीं होगी, एक अलग चलेगा दूसरा अलग चलेगा. यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन लोकेलिटी. आपने सुना भी होगा कि आपके लोकेलिटी में, आपके नेबरहुड में जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी में पार्टी पॉलिटिक्स पे कंप्लेन कर रहे हैं. different political parties and leaders often level allegations against one another. मतलब एक दूसरे के ऊपर केस भी फाइल आउट कर देते हैं बहुत बार. parties and candidates often use dirty tricks to win election. अब कुछ कैंडिडेट्स है, कुछ पार्टीज होती हैं जो dirty tricks यूज करते ताकि इलेक्शंस जीत पाए. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. अब अगर ये dirty tricks यूज़ करते हैं तो इससे मतलब ये क्या एक प्रेशर बनाते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम तक मतलब इनके हाथ में गवर्नमेंट हो. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. अब जिनको अच्छे से अपनी कंट्री को सर्व करना, अच्छे से अपनी कंट्री को चलाना है तो वो तो इस फील्ड में घुस ही नहीं पाते फिर, क्योंकि लोग क्या है डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करके उन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं. दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. वो नहीं चाहते कि ऐसे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में वो ड्रैग करें, मतलब ऐसे जहाँ पे डर्टी ट्रिक्स यूज़ होती वहाँ पे जाए. देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पहले से पता था कि ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी. येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज द वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स. तो उन्होंने पहले से ही मतलब ऐसा एक वे बना के रखा था, मतलब ऐसा एक आइडिया दिया था ताकि वो हमारे फ्यूचर लीडर्स को इलेक्ट कर सके. वो कौन सा वे था? दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन. क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मतलब ऐसा सिस्टम क्या है लंबे समय तक ज़्यादा अच्छे से चलता है. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Ideal world में देखें तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपनी कंट्री को अच्छे से सर्व करना चाहते हैं. पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. तो ऐसे आइडियल वर्ल्ड में तो ज़रूरी नहीं है कंपटीशन, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. अब जो आइडियल लाइफ में हो रहा है ऐसा ज़रूरी थोड़ा कि वो रियल लाइफ में भी होगा. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर. अभी सब पॉलिटिकल लीडर्स मतलब इलेक्शंस में क्यों खड़े होते हैं? ताकि वो अपना करियर बना सके, पॉलिटिकल करियर. देन दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. अब वो क्यों बनते हैं लीडर्स? ताकि उनके हाथ में पावर आए, उनकी पोजीशन मतलब अच्छी रही हो, एकदम हाई पोजीशन पर है, ज़्यादा पावर है उनके पास. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. अगर उनके पास ज़्यादा पावर है, ये अच्छी पोजीशन पर रहेंगे तो लोगों को अच्छे से सर्व करेंगे. बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. बट ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें कि हम उसी पर्सन पे हम पूरा डिपेंड रहें. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. अभी अगर हम उन्हीं पे डिपेंड रहे तो ज़रूरी थोड़ा है कि जो हम चाहते हैं वो वही करें. और द आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. अगर जिनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ठीक है, और लोगों की विश और उनके डिज़ायर अगर ये मैच नहीं हुए फिर देन हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. अगर ये ऐसा रियल लाइफ में हो तो फिर हमें क्या मतलब कैसे इस सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए. वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. अभी एक रास्ता है जिससे हम उनके नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका कैरेक्टर भी. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल. अभी अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हम अगर जो अच्छे सर्व कर रहा है उसके लिए हम अवार्ड रखें तो, और जो अच्छे सर्व नहीं कर रहा है उसको पनिश किया जाए तो. हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट. अब ये रिवॉर्ड और ये पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल. कौन डिसाइड करेगा? पीपल, क्योंकि उन्हीं की विश तो चलनी चाहिए.
दिस इज वॉट इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज। अब ये है जैसे इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन काम करता है। रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अब ऐसे सिंपल जो रेगुलर बेसिस पे इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। दे नो दैट इफ दे रेज इशूज that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in next election। अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर वो इश्यूज रेस करता है जो लोगों को रेस करने होता है, तो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनको ज़्यादा सपोर्ट, वो ज़्यादा फेमस होंगे, फिर उनके क्या चांसेस, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। But if they fail to satisfy their voters with the work, they will not be able to win again। But अगर वो फेल हो गए वोटर्स को सेटिस्फाई करने में, तो फिर उनका तो जीतना मुश्किल है। Then next is so if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिज़ायर में है, ठीक है, उनकी पावर जो डिज़ायर में है, तो फिर देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो उनको तो लोगों को सर्व करना ही पड़ेगा। दिस अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये थोड़ा ऐसा है जैसे मार्केट जैसे वर्क नहीं करता। लाइक इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अगर कोई भी शॉपकीपर को प्रॉफिट बनाना है, तो उसको तो मतलब प्रॉफिट के लिए क्या है, उसको अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी सर्विस भी देनी होगी, वो अच्छी क्वालिटी में चीज़ें बेचनी होगी कस्टमर को। इफ़ इट डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। अगर वो अच्छे से नहीं, मतलब अच्छी सर्विस नहीं दे पाए, तो फिर कस्टमर क्या दूसरी शॉप में चल जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉस्ट डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, मतलब इसमें कुछ डिविजन्स होंगे, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सेव द पीपल। बट उनके ऊपर क्या एक प्रेशर बनेगा कि उनको लोगों को सर्व करना ही है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट है वॉट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, मतलब अभी हमारा इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। सो कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो उसके लिए हम पहले ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। अभी लोकसभा और विधानसभा के तो हर 5 साल में इनके इलेक्शंस होते हैं। After every 5 years, a term of all elected representative comes to an end। मतलब 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा दोनों के रिप्रेजेंटेटिव फिर से मतलब चूज करने पड़ते हैं। देन द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अभी फिर से लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है ताकि इनको फिर से चूज करना पड़े। देन इलेक्शंस आर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। अब अगर इलेक्शन कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेम टाइम पे हो, या फिर आइदर ऑन द सेम डे, या फिर सेम डे, या फिर कुछ दिनों में, सो दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। मतलब विधानसभा और लोकसभा मतलब उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सेम टाइम पे इलेक्शंस हो तो उनका हम क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कभी कभी इलेक्शन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है, ताकि टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रिजाइग्नेशन ऑफ अ मेंबर। अगर किसी मेंबर ने मतलब रिज़ाइन दे दिया हो, या फिर किसी मेंबर की बाय चांस डेथ हो गई हो, तो उसका फिर तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिर से इलेक्शंस होंगे। अभी इन इलेक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, बाई इलेक्शन। Then in this chapter we'll focus on general election, but इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। आपने पढ़ा था कि हरियाणा में कैसे 90 MLAs को इलेक्ट किया गया। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। आप भी सोच रहे हो कैसे उन्होंने इलेक्ट किया। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। कि सब लोगों ने उन 90 MLAs के लिए वोट किया। You perhaps know that this is not the case। आपको पता है कि ये केस नहीं है। In a country we follow an area-based system of representations। ये सबको पता है कि हम मतलब अपनी कंट्री में एरिया वाइज क्या रिप्रेजेंट करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो हमारी कंट्री क्या है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है।
इलेक्शन के बेसिस पे. These areas are called electoral constituencies. तो इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. लाइक द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. जैसे कोई भी जैसे एक एरिया मान लो, ठीक है, इस एरिया में द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया, जो लोग इस एरिया में रहते हैं तो वो सब एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, ठीक है. Then for Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. तो लोक सभा इलेक्शन में कंट्री किस में डिवाइडेड है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी किस में डिवाइडेड है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट होकर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. One of the features of democratic election is that every vote should be an equal value. मतलब अभी एक फीचर क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का कि सब हर वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है. देन दैट इज व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. एक जैसे सबको एक वोट है, अभी अगर कहीं ज़्यादा लोगों के तो वहाँ पे तो ज़्यादा वोट देंगे सब, इसलिए क्या है यहाँ पे एरिया को ऐसे डिवाइड किया है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सेम हो या इक्वल हो. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. तो हर एक स्टेट को क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड किया गया है. In this case, the elected representative called the member of. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? हर स्टेट को मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, उनसे जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर आते हैं उसका हम बोलेंगे MLA, मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. Then each parliamentary constituency has within its several assembly constituency. तो एक constituency के अंदर भी बहुत सारी constituencies आती हैं. The same principle applies for पंचायत and municipal election. यही सेम पंचायत और municipal election के लिए भी लागू होता है. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. अभी हर village और town अलग अलग wards में divided होता है. Then each ward elects one member of the village or the urban local body. मतलब हर वार्ड का एक मेंबर इलेक्ट करता है. Then sometimes these constituency are counted as seats. कभी कभी इन constituencies को seats भी count किया जाता है. जैसे for each constituency represent one seat in the assembly. अगर एक constituency एक सीट रिप्रेजेंट करेगी, then when we say that लोकदल won 60 seats. अभी हमने बात की थी हरियाणा में कि लोकदल ने 60 सीट मतलब 60 सीट्स विन की है. तो इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल won in 60 assembly constituencies. मतलब 60 सीट मतलब 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकदल ने अपनी पार्टी फॉर्म की है. एंड दिस लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली. और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीते हैं तो कितने MLAs होंगे? 60 MLAs होंगे. The next है reserved constituencies. So our constitution entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. The constitution makers however were worried that in an open electoral competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha. मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको पता था कि जो लोक सभा में जो मतलब जो वीकर सेक्शंस होता है सोसाइटी का, तो वो उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेगी. they may not have the required resources क्योंकि उनके पास proper resources नहीं है, education नहीं है, and contacts to contest and win election against others. अब दूसरों के खिलाफ वो इलेक्शंस कैसे जीत पाएंगे? ठीक है, क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर रिसोर्स है ना एजुकेशन है, और वो भी कॉन्टैक्ट करे तो भी किसको करे? दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. अब जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो अमीर लोग हैं, तो वो ये वीकर सेक्शन के लोगों को थोड़ी ना ऊपर उठने देंगे. इफ़ दैट हैपन्स आर पार्लियामेंट एंड assemblies would be deprived of the voice of the significant section of our population. तो अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट क्या ऐसी मतलब वीकर सेक्शन की आवाज़ तो सुने ही नहीं पाएगी. That would make our democracy less representative and less democratic. इसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो less democratic हो जाएगी.
So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituency for weaker section. तो हमारे constitution makers ने ये सोचा कि हम लोग क्या इनके लिए reserved constituency रखते हैं, मतलब reserve कर लेते हैं इनके constituencies weaker section के लिए. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste. scheduled caste मतलब SC और ST के लिए scheduled tribes. In a SC reserved constituencies, only someone who belong to scheduled caste can stand for election. अभी जैसे reserved constituency मतलब जैसे अगर कोई scheduled caste से belong करता है तो election में खड़ा हो सकता है. Similarly, only those belonging to scheduled tribes can contest elections from a constituency reserved for ST. अभी जो ST से belong करता है तो वो भी elections में खड़ा हो सकता है. Then currently in Lok Sabha 84 seats are reserved for scheduled caste, 84 seats SC के लिए और 47 ST के लिए. Then this number as in proportion to their share in the total population. अब ये नंबर के proportion में दोनों लोकसभा SC में और ST में दोनों में. Thus reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. अभी ST और SC की जो reserved constituency वो कोई दूसरा group नहीं ले सकता है. This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level. मतलब ये जो system है reserve करने का वो was extended later. वो मतलब ज़्यादा time तक extend किया था ताकि जो weaker sections है district के उनके लिए ये reserve रहे. Then in many states seats in rural like panchayat in rural and municipal and corporations in urban areas. Local bodies are now reserved for other backward classes. अभी मतलब other backward classes जैसे OBC जैसे जो रहती हैं जो small caste की होती हैं तो उनके लिए भी क्या reserve रहती हैं. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. ये state to state भी vary करता है. कहीं ज़्यादा reserve होती है state में, कोई दूसरे state में कम होती हैं. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. अभी उसमें से OBCs के लिए तो रहती है reserve और 1/3 of women's के लिए भी reserve रहती है seats. Next is voters list. So once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. अभी constituency अगर decide हो गई तो दूसरा step क्या आता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता. This decision cannot be left to anyone till the last day. मतलब ये decision एकदम मतलब ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता आखिरी दिन तक क्योंकि वोट भी देना पड़ता है. In a democratic elections, a list of those who are eligible to vote is prepared much before the election. अभी एक जैसे एक list रहती है जहाँ पे मतलब लिस्ट बनाई जाती है, मतलब जो वोट दे सकते हैं उन सबके नाम लिखे रहते हैं वहाँ पे और इलेक्शन से बहुत टाइम पहले एंड गिवन टू एवरीवन और लिस्ट बना के सबको दी जाती है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियल कॉल्ड इलेक्टोरल रोल. इस लिस्ट को हम ऑफिशियली क्या बोलेंगे इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट और कॉमनली वोटर्स लिस्ट बोला जाता है और ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अब ये किससे लिंक करता है, पहली कंडीशन क्या थी कि सब वोट कर सकते हैं. देन everyone should get an equal opportunity to choose representative. मतलब सबको equal opportunity मिलनी चाहिए कि वो ताकि वो अपने representative को choose कर सकें. Earlier we read about the principle of universal adult franchise. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, universal adult franchise पढ़ा था. ये क्या होता है, इसका मतलब 18 के या फिर 18 से ज़्यादा मतलब 18 से ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं मतलब 18 एज से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो सिर्फ वही वोट कर सकते हैं. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. मतलब सबके पास एक वोट होती है और एक वोट में कितनी होती है, इक्वल वैल्यू होती है सबके पास. No one should be denied the right to vote without a good reason. मतलब no one should be denied the right to vote मतलब किसी को भी no one should be denied the right to vote मतलब किसी को मना नहीं किया जा सकता कि आप वोट नहीं कर सकते बिना कोई रीज़न के. Different citizens differ from one another in many ways. मतलब अभी citizens के एक दूसरे में भी मतलब डिफर करते हैं. some are rich, some are poor. कोई रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं. some are highly educated, some are not as educated. कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं लिखे होते हैं.
are not educated at all. Some are kind, others are not so kind. कुछ kind होते हैं, कुछ दयालु होते हैं, कुछ नहीं होते. But all of them are human beings with their own needs and views. बट यहाँ पे एक सिमिलैरिटी वो क्या है कि सब ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी खुद की ज़रूरतें हैं. देन दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व्स टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम. तो सबका बराबर हक है डिसीजन लेने में. In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in election. मतलब ये मैंने अभी आपको बताया था 18 years से ज़्यादा जो एज के लोग हैं वो वही वोट कर सकते हैं सिर्फ. Every citizen has a right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. Some criminals and persons with unsound mind can deny the right to vote, but only in rare situations. मतलब अगर कोई अच्छे से सुन नहीं सकता या फिर किसी का मतलब जो थोड़ा जो दिमाग से थोड़ा पागल रहता है या फिर संके रहता है, जो भोले लोग जो रहते हैं, ठीक है, तो वो वोट नहीं कर सकते, ना वो इलेक्शन में खड़े हो सकते. मतलब ऐसा तो बस रेयर सिचुएशंस में ही होता है, कुछ ही सिचुएशन में होता है. इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. अभी ये कैसे पता चलता है कि देखो अभी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब सबके नाम जो है एक लिस्ट में, वोटर्स लिस्ट सबके नाम की बनाई जाए. एज न्यू पर्सन्स अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर्स लिस्ट. अब जो 18 साल के अभी हुए हैं, कुछ टाइम पहले हुए हैं, तो उनका भी नाम क्या है, ऐड किया जाता है उसमें. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. मतलब नेम ऑफ दोज मतलब जो प्लेस से बाहर चल जाते हैं, मतलब जैसे एक जगह वहाँ से दूसरी जगह चले गए तो उनका नाम हटा दिया जाता है, नहीं तो डिलीट कर दिया जाता है. और कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years. तो हर 5 साल बाद एक नई वोटर्स लिस्ट बनती है. दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट. ये मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखे कि ये जो वोटर्स लिस्ट है अप टू डेट है कि नहीं. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. मतलब अभी एक पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम आया है जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EPIC. इंट्रोड्यूस हुआ है. Then the government has tried to give this card to every person on the voters list. अभी गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है कि ये मतलब ये EPIC जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है सबको दिया जाए. बट द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट. अगर कहीं भी कोई भी इलेक्शन मतलब कोई भी वोटर जो है वोट करने जाता है तो उनके पास ये कार्ड होना चाहिए. सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन, ताकि कोई मतलब कोई एक दूसरे के लिए वोट ना कर दे. बट द कार्ड इज नॉट एट कंपल्सरी फॉर वोटिंग. बट ये इतना कंपल्सरी नहीं है कि ज़रूरी ही है बिल्कुल. फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस. अब वोटिंग के लिए आप दूसरे कार्ड भी लेके जा सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, राशन कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है. देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. अभी कैंडिडेट्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, लेट्स सी क्या क्या इसके लिए भी कंडीशंस होती होगी. वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए सबके पास चॉइस होनी चाहिए चूज करने के लिए. दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. अब ये कब होता है, जब भी होता है जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. then this is what our system says. अब यही तो है जो हमारे मतलब हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है. then anyone who can be a voter can also become a candidate in election. अगर कोई वोटर भी है तो वो भी कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में. the only difference is that अब डिफरेंस क्या है, that in order to be a candidate the minimum age is 25 years while it is only 18 years for being a voter. अगर आप वोटर हो तो आपको 18 years तो कम से कम होनी चाहिए. और अगर आपको कैंडिडेट बनना है मतलब अगर आपको इलेक्शन में खड़े होना है तो कितनी एज होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 25 years. There are some other restrictions on criminals etc. अभी क्रिमिनल्स पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर कोई क्रिमिनल्स को वोट मतलब खड़ा होना है इलेक्शंस में. बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. बट ये बहुत ही कम केसेस में होता है ऐसा. Then political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. अब political parties वही candidate nominate करती हैं जो उनकी पार्टी को support करे. और then party's nomination is often called a party ticket. अब पार्टी जैसे nominate करे तो उसके पास एक party ticket भी दी जाती है.
Then every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. मतलब हर पर्सन जो होता है जिसको मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म, एक फॉर्म दिया रहता है, उसको फिल करना पड़ता है और कुछ पैसे भी जमा करवाने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. Then recently a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. अब ये कैसे नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया. एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स. अभी क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती हैं कैंडिडेट्स को वो पढ़ते हैं. देन फर्स्ट है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट कैंडिडेट. जो केसेस मतलब जो क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है उनको फुलफिल करना पड़ता है. डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. अभी एसेट मतलब क्या अच्छा है वो कैंडिडेट में, क्या बुराई है, तो दोनों की डिटेल्स देनी पड़ती है और उनकी फैमिली की भी. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कहाँ तक मतलब उन्होंने पढ़ाई की कैंडिडेट ने, वो क्वालिफिकेशन भी देनी पड़ती है. दिस इन्फॉर्मेशन हैज टू मेड पब्लिक. तो इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना पड़ता है ताकि सब देख पाए, तभी तो लोग मतलब चूज करें कि किसको वोट दे सकते हैं और किसको नहीं. दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट. मैंने यही बताया कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो क्या है चूज करेंगे कैंडिडेट को. नाउ ये है इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल मतलब ये जहाँ पे इट मीन्स वोटर्स लिस्ट को हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज इलेक्शन कैंपेन. सो लेट्स स्टार्ट इलेक्शन कैंपेन. मतलब इलेक्शन के लिए कौन कौन सी कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है. So the main purpose of election is to give people a chance to choose a representative of the government and the policies they prefer. मतलब जो मेन पर्पस है इलेक्शंस का वो क्या है कि लोगों को चांस देना कि वो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके. देन द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज से प्रेफर, और जो लोग गवर्नमेंट और पॉलिसीज प्रेफर करते हैं उनको जाके मतलब वही जाके चूज होगी. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative. ताकि मतलब ये इम्पोर्टेंट है ताकि मतलब एकदम फ्री डिस्कशन हो कि कौन एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है. Then which party will make a better government? कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है और what is good policy और कौन सी अच्छी पॉलिसी है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. अब ये होता है जब कोई एक अच्छा इलेक्शन कैंपेन चालू करना होता है. इन अ कंट्री सच कैंपेन्स टेक्स प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग. मतलब हमारी कंट्री में ऐसी कुछ कैंपेन्स हैं जो 2 week से मतलब चलते आ रहे हैं जिनकी अनाउंसमेंट भी हुई थी. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट द वोटर्स. तो इस टाइम में जो कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शंस मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. तो उनके सपोर्टर्स भी क्या है वो सपोर्टर्स उस टाइम गेन करते हैं. देन दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस. अभी इस टाइम में क्या है अभी हम फ़ोन में देखें या टीवी में देखें न्यूज़पेपर्स में इलेक्शन हर बार हर जगह इलेक्शंस के बारे में बताया जाता है. बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 weeks ओनली. बस इन 2 हफ्तों के लिए थोड़ा लिमिटेड रहता है इलेक्शंस. देन पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के महीना आने से पहले वो इलेक्शंस की मतलब तैयारी चालू कर देते हैं ताकि उनको जीतने में आसानी हो. Then next we talk about what happens in election campaign. So in election campaign political parties try to focus public attention on some big issues. अभी जो political parties क्या करती हैं जो मतलब जो public issues रहते हैं उनको raise करती है. ठीक है. तो उनका कोई ना कोई solution निकालने की try करती है. They want to attract the public to that issue and get them to vote for the party on the basis. मतलब वो public को मतलब ऐसे issues raise करते ताकि वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके उनकी पार्टी की तरफ. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन. अभी इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ नए इश्यूज और कुछ नई पार्टीज वगैरह फॉर्म हुई हैं. लेट्स सी.
सो फर्स्ट इज कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी। अब ये कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने चलाती थी, तो उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ मीन्स रिमूव पॉवर्टी। इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1971, तो उन्होंने स्लोगन दिया ये लोकसभा इलेक्शंस में। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट में, मतलब ऐसी और पॉलिसीज लाएंगे जिससे क्या है पॉवर्टी हम रिमूव कर सकें। Next is Save Democracy was a slogan given by Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha elections held in 1977. अब 1977 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो इस सेव डेमोक्रेसी ये स्लोगन किसने दिया था? जनता पार्टी। जनता पार्टी में भी किसने? जयप्रकाश नारायण। Then the party promised to undo the excess committed during the emergency and restore civil liberties. So तो पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसी मतलब डेमोक्रेसी को सेव करेंगे। द लेफ्ट फ्रंट यूज स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिल। अभी लैंड टू द टिल यूज किया था वेस्ट बंगाल असेंबली ने, और ये भी सेम इलेक्शन 1977 के थे। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। अभी ये स्लोगन दिया था वॉज द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामाराव, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तो ये स्लोगन किसने यूज किया था? एनटी रामाराव, द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी। तो ये मतलब ये कौन थे? तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे आंध्र प्रदेश में, और ये इलेक्शंस कब हुए थे? 1983 में। Then in a democracy it is best to leave political parties and candidates free to conduct the election campaign the way they want to। अब डेमोक्रेसी में क्या ये it is best to leave political parties, अच्छा है कि हम political parties छोड़ दें, कैंडिडेट्स छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैंडिडेट्स आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शन। वो फ्री रहते हैं कि अपना कैसे भी अपना वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी, पर कभी कभी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। मतलब कभी कभी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको फ्री और फेयर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सबको। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अभी कौन सी हमने ये तो देख लिया क्या क्या करना चाहिए, ये देखते क्या क्या नहीं कर सकते कोई भी कैंडिडेट और पार्टी। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स मतलब डराया धमका नहीं कर सकते अपने वोटर को। देन अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के नाम में ब्लैकमेल कर ये भी नहीं कर सकती। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट के रिसोर्स भी यूज नहीं कर सकती अपना सपोर्ट जीतने के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी, ना वो 25 लाख से ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मतलब स्पेंड कर सकती, और लोकसभा की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकती स्पेंड। If they do so, the election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अगर उनको इलेक्ट भी कर लिया होगा, अगर उन्होंने इनमें से कुछ काम किया तो कोर्ट की तरफ से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब इलेक्शन से हटा दिया जाएगा। In addition to the laws, all the political parties in a country have agreed to a model of code of conduct। तो इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है फॉर इलेक्शन कैंपेन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अभी कौन सी पार्टी और कैंडिडेट क्या नहीं कर सकते ये भी देख लेते कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। यूज इन प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई भी वर्शिप प्लेस मतलब कोई भी टेम्पल, चर्च, मॉस्क इनको यूज नहीं कर सकते इलेक्शन के पर्पज के लिए। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। अभी कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल जैसे एरोप्लेन, ट्रेन्स, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से यूज नहीं कर सकती इलेक्शंस के लिए। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट लay फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, मेक एनी प्रॉमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो मिनिस्टर्स क्या मतलब कोई भी बड़ी पॉलिसी नहीं, तब कोई भी प्रॉमिस, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं ला सकते उस टाइम।
देन पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, अभी वोट्स और मतलब पोलिंग बूथ कैसे उसको सिक्योर किया जाता है, कैसे वोट्स काउंट किए जा सकते हैं, लेट्स सी। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज अ डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल द वोट। अब फाइनल स्टेज क्या आता है इलेक्शंस का, वोट को कास्ट करना, वोट देना पोलिंग बूथ पे, एंड दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। उस दिन, उस डे को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियरबाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब हर पर्सन जो जिनका नाम आता है वोटर्स लिस्ट में, तो वह अपने पास के पोलिंग बूथ में जा सकते हैं वोट देने के लिए। वंस द वोटर goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. तब क्या करते हैं, वंस वोटर, एक बार जब वोटर अंदर चला जाता है पोलिंग बूथ के, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स, मतलब जो ऑफिशियल्स रहते हैं वहाँ पे, वो उनको पहचानते हैं, मतलब आइडेंटिफाई, उनका नाम देखते हैं वोटर्स लिस्ट में, उनकी फिंगर पे मार्क लगाते हैं और फिर जाके उनको वोट देने देते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। अभी मतलब हर कैंडिडेट क्या है, पोलिंग बूथ के अंदर बैठ सकते हैं, इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे, ताकि वोटिंग है अच्छे, फेयर और फ्री मैनर में हो रही है देखने के लिए। The next is, earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. अभी तो voters को decide करना है कि उनको किसके लिए वोट देना है। A ballot paper is a sheet of paper on which in which the names of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed. तो एक ballot paper होता है, ठीक है। तो ballot paper पे क्या होता है, ये is a sheet of paper, ये पेपर की शीट होती है जहाँ पे names of the contesting candidates along with the party name, मतलब उस पेपर की शीट पे, मतलब जो कैंडिडेट का नाम, उनकी पार्टी का नाम और उनकी पार्टी का सिंबल रहता है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। अभी क्या है, अभी ईवीएम, ठीक है, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ये यूज़ होता है वोट्स रिकॉर्ड करने के लिए। देन द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। जो मशीन होती है, फिर वो मशीन क्या है, मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, फिर मशीन के अपने मतलब नाम दिखाती है कैंडिडेट्स की, मतलब कैंडिडेट्स के नाम दिखाती है और पार्टी का सिंबल दिखाती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, जो खुद के दम पे खड़े होते हैं, तो मतलब उनका भी खुद के सिंबल्स होते हैं अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। And all that the voters has to do is to press the button against the name of the candidate. अभी मतलब वोटर को क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो उनको कैंडिडेट चूज करना पड़ता है, उनके नाम के सामने उनको बटन दबाना पड़ता है। देन once the polling is over, all the EVM are sealed. एक बार जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो सारे EVM को सील कर दिया जाता है एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस, और मतलब सेफ प्लेस पे लेके जाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, एक प्रॉपर डेट पे, ऑल द EVMs फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन्ड। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे EVM खोले जाते हैं उस फिक्स डेट पे, एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट, जो मतलब हर कैंडिडेट ने जो वोट दी है आर काउंटेड, वो काउंट की जाती हैं। द एजेंट्स ऑफ all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. तो बहुत सारे एजेंट भी वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो देख सकें कि काउंटिंग अच्छे से हो रही है या कुछ गड़बड़ है। The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. अब वो कैंडिडेट जो जिनके सबसे ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं, तो उसको मतलब जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे इस बार। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। जनरल इलेक्शन में देखा जाए तो वोट्स भी काउंटिंग भी सेम टाइम पे होती है या फिर सेम डे पे होती है। टेलीविजन चैनल्स, रेडियोज एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट। तो जो टेलीविजन वाले न्यूज़पेपर है तो वो इस इवेंट की रिपोर्टिंग करते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। मतलब कुछ मतलब काउंटिंग के कुछ घंटों बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो इससे क्लियर हो जाता है कि कौन नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है।
देन नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अभी इंडिया में कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनाते हैं? लेट्स सी, वी गेट टू रीड लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हमें इतनी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा इलेक्शंस में। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। मतलब न्यूज़पेपर और टेलीविजन क्या है, इनके बारे में रिपोर्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। अभी कुछ कुछ रिपोर्ट्स किसके बारे में रहती है? लेट्स सी, inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list। मतलब कुछ भी false names, जो गलत नाम है वो इंक्लूड कर देते हैं, और जो मतलब किसी का दूसरे का नाम ऐड कर देते हैं, और जिसका एक्चुअली में नाम रहता है उसका एक्सक्लूड कर देते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। मतलब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो दी जाती है रूलिंग पार्टी को, उसका लोग क्या है, मिसयूज़ करते हैं। देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। जितना ज़्यादा एक्सेसिव मनी वो यूज़ करते हैं, जैसे जो रिच कैंडिडेट होते हैं तो ज़्यादा मनी यूज़ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। अभी उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ठीक है, पोलिंग डे पे, ताकि वो उन्हीं को वोट करें। Many of these reports are correct। कुछ रिपोर्ट सही भी होती है। We feel unhappy when we read और see such report। हम ये देख के मतलब बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में। But fortunately they are not on such a scale as to defeat the very purpose of election। तो इतने ज़्यादा स्केल पे तो नहीं हो रही है, कम हो रही है तो भी हो रही है, जो हो रही है उनको भी नहीं होना चाहिए। This become clear if we ask a basic question। ये एक बात पे क्लियर हो जाएगी अगर हमें एक क्वेश्चन पूछे तो, Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices। अगर कोई पार्टी जीती है इलेक्शन उसकी प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं, बल्कि माल प्रैक्टिसेस पे, माल प्रैक्टिसेस मतलब जो डर्टी ट्रिक्स उन्होंने यूज़ की उसकी बेसिस पे अगर वो जीतती है, सो दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके और एस्पेक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन के। सो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election। अब एक सिंपल वे है चेक करने का कि इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो क्या है, नॉट इज टू लुक हु कंडक्ट इलेक्शन। हमें ये नहीं देखना कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट कर रहा है। आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंट है, और कैन गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज हिम। क्या पता रूलिंग पार्टी उनको प्रेशराइज कर रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं? Do they actually use this power? क्या वो अपनी पावर यूज करते हैं? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर अ कंट्री। अपनी कंट्री के लिए तो पॉजिटिव है। एक्चुअली क्या होता है, इन अ कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इसी अपनी कंट्री में तो पॉजिटिव साइड में अपनी कंट्री में कौन देखता है सब, इलेक्शन कमीशन, जो एकदम इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है गवर्नमेंट की। It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys। जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ऐसी ही इलेक्शन कमीशन जो है, ईसी जो है, इंडिपेंडेंट है। The chief election commissioner CEC is appointed by the president of India। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president of the government। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट को मतलब आंसरेबल नहीं होते हैं। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does। अगर लोगों को नहीं पसंद आते कमीशन क्या कर रहा है, तो भी क्या प्रेसिडेंट उन्हें कुछ नहीं बोल सकते, ना उन्हें आंसर मांग सकते। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट एकदम इम्पॉसिबल है कि CEC को वहाँ से रिमूव करना। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज इलेक्शन कमीशन। तो बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशंस हैं जिनके पास पावर्स होती हैं।
then EC takes decisions in every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. मतलब EC डिसीजन लेते हैं किस पे? कोड ऑफ कंडक्ट. अब जो मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की व्हीकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए और कोई भी हम वर्शिप प्लेस यूज़ नहीं कर सकते, तो कोड ऑफ कंडक्ट की जो बेसिस है वो तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए. Then it implements a code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. और जो code of conduct को तोड़ता है, ठीक है, तो उसको punishment दी जाती है. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines. जब election के टाइम EC क्या गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर भी दे सकता है ताकि फॉलो करवाया जाए, to prevent use and misuse of government power, ताकि गवर्नमेंट की पावर कोई मिसयूज ना करे. देन टू एनहेंस, अब कोई भी क्यों यूज़ करेगा गवर्नमेंट के रिसोर्सेज या उनकी पावर, ताकि वो अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सके, और टू ट्रांसफर सम मनी और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि एक दूसरे के पार्टी में क्या है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकें. व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड ऑफ द गवर्नमेंट. अभी इलेक्शन ड्यूटी पे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स EC के कंट्रोल में काम कर रहा है, मतलब EC के कंट्रोल में काम करता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल पे काम कर रहा है तो ब्राइब भी कर सकता है, बट EC क्या एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी है. Then in the last 25 years or so, the election commissions had begun to exercise all its powers and even expand them. मतलब आखिरी 25 years में क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने had begun to exercise all its power, मतलब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं और उनको बढ़ाती भी है. It is very common now for election commission to reprimand the government and administration for this lapses. तो ये कॉमन हो गया है कि इलेक्शन कमीशन क्या है गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency. So actually what happens here, when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अगर कहीं पता चलता है इलेक्शन ऑफिशियल्स को कि वहाँ पे अच्छे से मतलब उस पोलिंग बूथ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हुए, वहाँ पे कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर से रिपोल होता है, फिर से फिर से वोटिंग की जाती है. The ruling parties often do not like what the EC does. अब रूलिंग पार्टीज को तो पसंद नहीं आता है EC क्या करती है, क्योंकि EC क्या उनके खिलाफ काम करती है, राइट, बट दे हैव टू ओबे, बट फिर भी उनको क्या ओबे करना पड़ता है. दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अगर EC इंडिपेंडेंट नहीं रहती या EC पावरफुल नहीं रहती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बट EC को इंडिपेंडेंट और पावरफुल रहना इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ ना करें. सो वी हैव कंप्लीटेड टिल 47 पेज, सो इट्स 1 hour over. So I will continue in the next part. So thank you so much for watching this video. So please don't forget to like, share and subscribe. So this is the part 1. I will make part 2 in the next video and complete the chapter in that part. So bye guys, take care. We'll meet soon again in the next part of this chapter. Bye guys.